आज हम लोग पढ़ेंगे 5th यूनिट राजनीतिक विकास। हम लोग राजनीतिक विकास की बात करें तो राजनीतिक विकास वह प्रक्रिया है जो विकासशील समाज के अंतर्गत विकसित समाज की विशेषताओं को अर्जित करने की कोशिश करता है। यानी कि पश्चिमी जगत जो विकसित देश है, जो डेवलप कंट्री है, उनकी विशेषताओं को एडॉप्ट करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात विकासशील देश और अल्प विकसित देश जो पिछड़े हुए थे, उन राजनीतिक विकास की उन देशों के अंतर्गत प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। राजनीतिक विकास मूल रूप से आमंड और पावेल की विचारधारा को देखें तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के लिए जो समाज के अंतर्गत पिछड़े हुए राज्य हैं, पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, पिछड़ा हुआ देश है, उनके लिए लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की शर्त बताया। और इस माध्यम से हम लोग देखते हैं कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के लिए जो मूल धारणाएं की, उसमें नंबर 1 आता आर्थिक विकास। लुसियन पाई ने कहा जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो उससे पूर्व इकोनॉमी डेवलपमेंट होना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक विकास मूल रूप से जो है भिन्न भिन्न आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है, और राजनीतिक विकास इस दृष्टि से किसी भी राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास होने से राजनीतिक विकास होगा। नंबर 2 आता औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। औद्योगिक समाज का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्रीय संस्थाओं के अंतर्गत जो राजनीतिक विकास है वो मूल रूप से अपन लोग देखते हैं कि किसी भी समाज के अंतर्गत जो जन सहयोग है उसके अंतर्गत लोकतंत्र के निर्माण, जो राजनीतिक और औद्योगिक विकास के लिए राजनीतिक विकास का होना भी जरूरी है। नंबर 3 आता है लोकतंत्र निर्माण में राजनीतिक विकास। देखिए लोकतंत्र का जहां पर डेवलपमेंट होगा वहां पर राजनीतिक विकास होना जरूरी है। जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा वहां पर हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र का विरोध करने वाला, तानाशाही का समर्थन करने वाला जो संसार के अंतर्गत लोकतंत्रीय पद्धति है, उनको सर्वश्रेष्ठ अगर स्थापित करना है तो इसके अंतर्गत राजनीतिक विकास होगा। नंबर 3 आता है गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। गतिशीलता, इस विचार से हम लोग राजनीतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस आधार पर कर सकते हैं कि वे अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किस स्तर अथवा मात्रा में करती है। शक्ति के द्वारा अवश्य होता है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि गतिशीलता से भी राजनीतिक विकास संभव है। नेक्स्ट आता स्थायित्व और शांतिपूर्वक परिवर्तन में राजनीतिक विकास। देखिए राजनीतिक विकास किसी भी देश के स्थायित्व और शांतिपूर्वक परिवर्तन पर निर्भर करती है। राजनीतिक अस्थिरता में किसी भी देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जब पॉलिटिकल जो है सिस्टम के अंतर्गत स्थिरता नहीं होगी तो राजनीतिक विकास मूल रूप से स्थिर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। यह विचारधारा राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर ले जाती है, और जहां प्रजातंत्र होता है वहां जनता राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती है। तो वहां ऐसे प्रतिनिधि ऐसे नियमों का निर्माण करते हैं जो समान रूप से लागू हो सके, तो उनमें भी राजनीतिक विकास संभव है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। देखिए राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो राष्ट्रीय राज्य की क्रियाशीलता ही राजनीतिक विकास है, और राष्ट्रीयता की भावना ही राजनीतिक विकास का प्रतीक चिन्ह है। इसलिए राजनीतिक विकास को राष्ट्रवाद की राजनीति भी कहा जाता है, क्योंकि नेशनलिज्म का अगर कोई वहां पर भी विकास होगा तो उसके लिए राजनीतिक विकास का होना अत्यंत जरूरी है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास।
देखिए, राष्ट्रीय राज्य के रूप में हम लोग देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव का होना अत्यंत जरूरी है और उसके द्वारा भी राजनीतिक विकास किया जा सकता है। इस तरह लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के लिए समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, इसके आधार पर यह कहा कि किसी भी देश के राजनीतिक विकास के लिए समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम किसी भी देश के अंतर्गत राजनीतिक विकास संभव है। और यह विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात लुसियन पाई ने उनके लिए निश्चित नियमों को और सिद्धांतों को जो मूल रूप से परिलक्षित किया। नेक्स्ट आता हमारा राजनीतिक सामाजिकरण। देखिए, राजनीतिक सामाजिकरण की बात करें हम लोग तो राजनीतिक सामाजिकरण क्या है और राजनीतिक सामाजिकरण की संस्थाएं क्या है, राजनीतिक सामाजिकरण के साधन क्या है, इनका अगर अपन अध्ययन करें तो राजनीतिक सामाजिकरण मूल रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है ये एक सिद्धांत निरूपित हुआ। सामाजिकरण एक सामाजिक समूह है और एक उद्देश्य, एक समाज, एक संस्था, एक परिवार है और इसके द्वारा समाज के अंतर्गत व्याप्त सामाजिक बुराइयों, रीति रिवाजों, परंपराओं, उनको समाप्त करने के लिए राजनीतिक सामाजिकरण की स्थापना की गई है। तो सामाजिकरण मूल रूप से हम लोग देखते हैं समाज के अंतर्गत जो है सामाजिकरण एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति कायम की जाती है और उसमें परिवर्तन लाया जाता है। राजनीतिक संस्कृति एक समाज शास्त्रीय धारणा है जबकि राजनीतिक सामाजिकरण एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं राजनीतिक सामाजिकरण को मूल रूप से, तो ये मूल रूप से जो राजनीतिक सामाजिकरण है वो मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक सार्वभौमिक अवधारणा है, एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि साइकोलॉजी रूप से समाज के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग है, जो निम्न वर्ग हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, उनको ऊपर उठाना ही राजनीतिक सामाजिकरण है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया से तात्पर्य यह है ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट आता राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं की वेदता। राजनीतिक संस्थाओं, जो राजनीतिक रूप से संस्थाएं स्थापित हो रखी है, उनका भी राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा विकास किया जाता है। नेक्स्ट आता है मूल्यों का अर्जन। जो मूल्य वैल्यूज हैं, जनता के हैं, परिवार के हैं, समाज के हैं, उनको मूल्यों को राजनीति में इन्वॉल्वमेंट करके मूल रूप से समाज का विकास करना। इस तरह से हम लोग देखते हैं राजनीतिक सामाजिकरण मूल रूप से एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से जो पिछड़े और विकासशील देश है उनके विकास की मूल प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राजनीतिक सामाजिकरण मतलब लोगों के अंतर्गत राजनीतिक प्रवृत्तियों का विकास करती है और इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि सामाजिकरण क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। अब आता है राजनीतिक सामाजिकरण के साधन। राजनीतिक सामाजिकरण के साधन क्या क्या है? देखिए, नंबर 1 आता परिवार। परिवार देखिए सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला है, प्रथम इकाई है और परिवार एवं उसके वातावरण से बच्चा जो सीखता है वे आगे जाकर के राजनीतिक सामाजिकरण के अंतर्गत सहभागिता बनी रहती है, मतलब उसका विकास होता है, इसलिए उसका महत्व बना रहता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं से तात्पर्य यह है कि राजनीतिक सामाजिकरण मूल रूप से शिक्षण संस्थाओं के द्वारा भी विकास करती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सरकारें बदलती रहती है, विचारधाराएं बदलती रहती है और पाठशालाओं के अंतर्गत जो है मूल रूप से सामाजिकरण को विकास मिलता है। और ऐसी स्थिति में आप लोगों को बताऊं कि युवा पीढ़ी को शिक्षा के द्वारा भी सामाजिकरण का महत्व होता है।
नेक्स्ट आता है समकक्षी समूह है। समकक्षी का मतलब यह है मित्र मंडली है, कोई क्लब है, नवयुक्त मंडल है, आपस में मिलजुल करके काम करना है। तो ये जो क्या है, एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है। और इस सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग देखते हैं मूल रूप से कि इससे भी जो है मूल रूप से इसका विकास होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, और ये समाज के विकास के अंतर्गत इसको महत्व दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है धर्म। धर्म की अगर अपन बात करें तो राजनीतिक सामाजिकरण के अंतर्गत यह भी प्रमुख साधन है। और घर के धार्मिक वातावरण का है, धर्म गुरुओं का है, बाल्य अवस्था का प्रभाव है, प्रवचन है, पोप पादरी है, धर्म गुरु है, इनके प्रभाव से भी राजनीतिक सामाजिकरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है गौण समूह है। गौण समूह का मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत जो है जो युवा संगठन है उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, श्रम संगठन है उसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, क्लब है, सांस्कृतिक खेलकूद क्लब है, इनके द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये भी राजनीतिक सामाजिकरण के साधन है। नेक्स्ट आता है जनसंचार के साधन। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स, आजकल इमर्जिंग न्यू ट्रेंड्स के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा महत्व है। और ये राजनीतिक सामाजिकरण के अंतर्गत कम्युनिकेशन जब होता है तो उसके अंतर्गत क्या है कि विचारधारा का आदान प्रदान होता है, और उसके द्वारा भी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके द्वारा भी राजनीतिक सामाजिकरण को महत्व मिलता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल ने केवल चुनाव कार्यक्रमों के दौरान राजनीतिक सामाजिकरण का कार्य करते हैं, बल्कि समय समय पर अपने वक्तव्यों के द्वारा, रैलियों के द्वारा, अपना जो है भाषण देकर के, प्रचार प्रसार करके राजनीतिक सामाजिकरण को महत्व देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं समाज और संस्कृति के अंतर्गत राजनीतिक सामाजिकरण भी विकासशील देशों का विकास करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सामाजिकरण का बहुत बड़ा महत्व है। नेक्स्ट हमारा आता है राजनीतिक आधुनिकरण। जो थर्ड टॉपिक आ रहा है हमारा, वो आ रहा राजनीतिक आधुनिकरण। राजनीतिक आधुनिकरण। देखिए सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। राजनीतिक आधुनिकरण का अर्थ क्या है? राजनीतिक आधुनिकरण कब आया? राजनीतिक आधुनिकरण देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात राजनीतिक आधुनिकरण का बीज बोया जाता है। और राजनीतिक आधुनिकरण से पहले हम लोगों को जानना होगा कि आधुनिकरण क्या है। किसी भी राष्ट्र के लोकतांत्रिक समाज के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का सर्वांगीण रूप से परिवर्तन होना ही आधुनिकरण है। मतलब जो समाज के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बदलाव जो हुआ है वो राजनीतिक या आधुनिकरण है। अब आधुनिकरण क्या है? समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है, विकास होता रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात एशिया और अफ्रीका के अंतर्गत अनेक, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत अनेक पिछड़े हुए राष्ट्र थे, और उन पिछड़े हुए राष्ट्रों का आर्थिक विकास करने के लिए जो भूखमरी थी, जो बेरोजगारी थी, जो अज्ञानता थी, जो पिछड़े हुए थे, उन देशों का जो है मूल रूप से आर्थिक विकास करने के लिए राजनीतिक आधुनिकरण को महत्व दिया गया था। तो राजनीतिक आधुनिकरण मूल रूप से इस बात पर बल देता है कि समाज के अंतर्गत नवीन व्यवस्था को जन्म देना। इसमें नंबर 1 आता है यंत्रीकरण। देखिए यंत्रीकरण से तात्पर्य हमारा यह है कि प्राचीन काल के अंतर्गत परंपरागत लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे और तकनीक नहीं थी। तो राजनीतिक आधुनिकरण के माध्यम से नवीन उद्योगों का विकास किया गया था, नवीन व्यवस्थाओं का विकास किया गया था, और उन व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए
राजनीतिक आधुनिकरण को महत्व दिया गया था। नंबर तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यंत्रीकरण को इंपॉर्टेंस दी गई थी और विज्ञान और तकनीक को महत्व दिया गया था। नंबर 2 पर आता है औद्योगिकरण। देखिए औद्योगिकरण की जहां तक बात आती है तो औद्योगिकरण जो है वो राजनीतिक आधुनिकरण का प्रथम सोपान है। जहां पर इंडस्ट्री होगी, जहां पर उद्योग होंगे, उस देश का राजनीतिक विकास उतना ही अधिक होगा, और जहां पर उद्योग नहीं होगा वहां पर राजनीतिक आधुनिकरण स्थापित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उद्योगों का जाल बिछाया जाना और पुराने उद्योगों की जगह नई मशीनें लगाए जाना भी राजनीतिक आधुनिकरण है। नंबर 3 आता नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब यह होता है कि आजकल गांवों में जो लोग निवास कर रहे हैं वो धीरे धीरे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आने जाने के अंतर्गत औद्योगिक केंद्र गांवों से दूर होते हुए भी आज मतलब नगरों में बस रहे हैं और अपनी बच्चों की शिक्षा देने के लिए नगरों का विकास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि दिन प्रतिदिन आना जाना भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिक आबादी नगरों में बस रही है और इसलिए नगरीकरण का विकास हो रहा है, जिससे भी राजनीतिक आधुनिकरण का बल मिला है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आय और प्रति आय में वृद्धि। देखिए जब तक राष्ट्रीय आय और प्रति आय में वृद्धि नहीं होगी तब तक देश का और व्यक्ति का विकास नहीं होगा। सकल घरेलू उत्पादन जब बढ़ेगा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, देश का विकास होगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है साक्षरता में वृद्धि। देखिए औद्योगिकरण के साथ साथ साक्षरता में भी वृद्धि होती है, और क्योंकि नगरों में बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, बड़े होकर बच्चे न केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि अन्य विज्ञान और तकनीक का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इससे क्या होगा कि जो भाग्यवादिता है, जो रूढ़िवादिता है, जो ट्रेडिशनल स्थिति बनी हुई है, उनको दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये अंधविश्वास और कुरीतियां दूर होती है और उससे साक्षरता के अंतर्गत वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी का तात्पर्य यह है कि जब सब लोगों के पास गुजारे के लिए पर्याप्त साधन होंगे, अपनी रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा, तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंतर्गत मूल रूप से जो स्थिति बनी हुई है वो मूल रूप से जो है साक्षरता के अलावा उनकी जाति धर्म भाषा के आधार पर मतलब भेदभाव नहीं करते हुए राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होगी। और जब राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होगी तो उससे बच्चों राजनीतिक आधुनिकरण का निर्माण होगा। नेक्स्ट आता है जन माध्यमों की उन्नति। जन माध्यमों का मतलब है पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन का तात्पर्य है कि जैसे रेडियो है, दूरदर्शन समाचार है, टेलीविजन है, डाक तार, रेल डाक तार, सड़क हवाई सिनेमाघर, इनके माध्यम से जब कम्युनिकेशन होगा, संचार के साधन बढ़ेंगे, तो उससे भी पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से राजनीतिक जागृति होगी और उससे जन जागृति पैदा होगी। नेक्स्ट आता सामाजिक गतिशीलता। देखिए सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य रहन सहन है, खान पान है, आपके अंधविश्वास है, जो है अनेक ऐसे मतलब कि जो आदतें हैं, आस्थाएं हैं, उनमें क्या होगा कि गतिशीलताएं सामाजिक कम निर्भरता होगी और विज्ञान तकनीक और भाग्यवादिता के ऊपर कम विश्वास करके विज्ञान तकनीक पर विश्वास करेंगे और ये कहेंगे वर्क वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, काम की पूजा होती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत भी इसकी वृद्धि होती है। और लास्ट आता है राष्ट्रवाद की उत्पत्ति। देखिए धीरे धीरे लोग जो पुराने हैं रूढ़िवादी विचारों के लोग हैं वो तिलांजलि दे देते हैं। अब वे अपने कबीले संप्रदाय धर्म जाति प्रजाति इत्यादि की बजाय राष्ट्र की भलाई के बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अब प्रादेशिकता
धर्म और भाषा उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद भी जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए जो है किसी भी देश के अंतर्गत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हम लोग स्थिति देखते हैं तो मूल रूप से उसमें यह आता है कि राजनीतिक जो है आधुनिकीकरण है वो धर्म, जाति, संप्रदाय और अशिक्षा से ऊपर उठकर के विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के समतुल्य बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आता है बच्चों राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक देखिए बच्चों, राजनीतिक संस्कृति क्या है और राजनीतिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं राजनीतिक संस्कृति के बारे में, संस्कृति देखिए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कल्चर, और कल्चर से तात्पर्य क्या है कि संस्कृति का संबंध मानव सभ्यता के साथ में जुड़ा हुआ है, और मानव सभ्यता के साथ जो जुड़ा हुआ है, मानवीय सभ्यता के साथ साथ मानव का विकास कहां से हुआ और संस्कृति की श्रेष्ठता कहां सिद्ध हुई। तो ऐसी स्थिति में संस्कृति एवं मानवीय जीवन के बीच निकट का संबंध होता है। संस्कृति के अभाव में मानव में मूल्यों का विकास संभव नहीं होता है। तो संस्कृति के अनेक रूप पाए जाते हैं, उसमें मूल रूप से जो आ रहा है बात जो सामने हमारे आ रही है वो है शासक वर्ग, शासन प्रणाली, शासन की प्रक्रिया। तो हम लोग शासन की प्रकार, प्रक्रिया, प्रणाली यानी कि जो सिस्टम का अध्ययन हम लोग करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हमारी जो संकल्पना है वो मूल रूप से आती है कि राजनीति और संस्कृति का आपस में समन्वय है अथवा नहीं। और समन्वय क्या है? राजनीतिक संस्कृति का विचार आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की देन है। तो ऐसी स्थिति में लुसियन पाई ने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति अभिवृत्तियों, विश्वासों, मनोभावों का एक संकलन है जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ एवं सुव्यवस्था प्रदान करता है तथा राज व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अंतर्निहित पूर्व धारणाओं तथा नियमों को बताता है। उसमें राज व्यवस्था के राजनीतिक आदर्श तथा क्रियाशील मानक दोनों ही समाहित होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति मूल रूप से मान्यताओं और विश्वासों का एक संकलन मात्र है। राजनीतिक संस्कृति के हम लोग अगर प्रकार और जो अपने प्रक्रिया को देखें तो आप लोग देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार है संकुचित, प्रजाभावी और सहभागी, तीन प्रकार से अगर अपन अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं पर आप लोग देखिए कि राजनीतिक संस्कृति मूल रूप से राजनीति की और संस्कृति में आपस में समन्वय पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करें तो मूल रूप से हमारे सामने आमंड ने जो विचार दिए हैं वो ये आता है कि आंग्ल अमेरिकी राज व्यवस्था, आंग्ल अमेरिकी, आंग्ल का मतलब हो गया ब्रिटेन और अमेरिका की संस्कृति के का हम समन्वय रूप से अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे आमंड ने इस संस्कृति को बहुत अच्छा बताया और इसमें राजनीतिक साध्य एवं साधनों का बंटवारा पाया जाता है और इसमें परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के द्वारा एक सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात आती है। क्योंकि आमंड के अनुसार उसने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के द्वारा ही संस्कृति का अधिक विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है
महाद्वीपीय यूरोपीय राज व्यवस्था। देखिए, महाद्वीपीय यूरोपीय राज व्यवस्था का अपन अध्ययन करें नंबर 2 पर, तो इसमें आमंड ने जो व्यवस्था दी, आंग्ल अमेरिकी संस्कृति की अपेक्षा कुछ कम गुण पाए जाते हैं, और क्योंकि कहीं कुछ तत्व परंपरागत हैं, कहीं विवेकी हैं, और राजनीतिक संस्कृति का ध्रुवीकरण पाया जाता है। तो इस संस्कृति में असंतुलित विकास के कारण अनेक उप संस्कृतियां, पैरेलाइज मतलब जो है पैरेलल, एक छोटी छोटी संस्कृतियों का विकास होता है, और जिनमें आप लोगों को बताऊं कि वे उसके अंतर्गत जो है विश्वास किया जाता है, और उसके द्वारा भी लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। नेक्स्ट नंबर 3 पर आता है पश्चिमी राज व्यवस्था। देखिए, यहां नगरों की आधुनिक संस्कृति पाई जाती है, किसमें? पश्चिमी देशों के अंतर्गत, और इसमें यहां मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था है, कानून, मूल्यों और नियमों के आधार पर शासन का संचालन होता है, जिसके द्वारा भी राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति प्रतिष्ठित होती है। और लास्ट पॉइंट आता है सर्वाधिकारवादी राज व्यवस्था। सर्वाधिकारवादी राज व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि इस संस्कृति के अंतर्गत आमंड ने कहा कि फांसीवाद है इटली में, जैसे नाजीवाद है जर्मनी के अंदर, स्टालिन है रूस के अंतर्गत, तो ये संस्कृतियों के अंतर्गत एकता पाई जाती है, और इसमें सत्ता सर्वशक्तिमान होती है। तो ऐसी संस्कृतियां जो है सार्वजनिक मंच पर जो है जनता के अंतर्गत एकाधिकार की भावना उत्पन्न करती है। तो मैं आमंड का जो विचार है संस्कृति के बारे में, राजनीतिक सामाजिकरण, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति कायम की जाती है और उसमें परिवर्तन लाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का मूल रूप से जो है गुणों का, विश्वासों का तथा मनोवेगों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक संस्कृति जो मूल रूप से बनी हुई है वो यह है कि मनोवैज्ञानिकों को हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का विकास होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं राजनीतिक संस्कृति का भी अपने आप में विशिष्ट महत्व है, और ये विकासशील राष्ट्रों के लिए नई प्रेरणा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो, और मेरा जो ये इंडियन गवर्नमेंट एंड भारतीय राजनीति विज्ञान के जो अपने भारतीय शासन एवं राजनीति के जो राजनीति विज्ञान के जो मूल आधार है, उसका जो लास्ट टॉपिक आता है 5th यूनिट का, वो आता है शक्ति। शक्ति की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, और शक्ति क्या है और शक्ति के क्या प्रकार है, और शक्ति, और एक पॉइंट आएगा यहाँ पर आपके सत्ता, शक्ति और सत्ता। देखिए बच्चों, शक्ति क्या है और इसका क्या तात्पर्य है, इसका अगर अपन अध्ययन करें तो कौटिल्य ने कहा है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। मोर्गेंथो ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के मध्य राजनीति में कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के लिए अपना जीवित रहता है। प्लेटो, अरिस्टोटल की अगर अपन बात करें या अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौटिल्य के दंड की बात करें तो आप लोग देखेंगे कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक विज्ञान के विद्वान ने शक्ति की महत्ता और महत्व को स्वीकार किया है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को शक्ति से अलग नहीं कर सकते। शक्ति अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। अब समस्या ये आती है कि राजनीतिक विज्ञान में शक्ति क्या है। कार्लो यूवेस्टिन नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर एंड गवर्नमेंट प्रोसेस में शक्ति के बारे में महत्व देते हुए लिखा कि हर प्रत्येक राष्ट्र एक शक्ति को महत्व देता है, यानी कि शक्ति अलग अलग है। मैं आपको बताऊं कि शक्ति शारीरिक शक्ति भी है, मानसिक शक्ति भी है, दंड की शक्ति भी है,
यानी कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को महत्व देता है और शक्ति का विस्तार करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सोर्सेज ऑफ पावर, शक्ति के स्रोत क्या है, मूल रूप से शक्ति क्या है। देखिए शक्ति प्रत्येक राष्ट्र के अंतर्गत अलग अलग रूप के अंतर्गत निहित होती है। मैं आपको शक्ति का सबसे पहला पॉइंट बताऊं स्रोत का, वो होता है ज्ञान। देखिए ज्ञान के अंतर्गत प्रथम स्रोत है, इसमें व्यक्ति में जितना ज्ञान होगा वो अपनी योग्यता के आधार पर जो है, अपने गुणों के आधार पर व्यक्ति का नेतृत्व, प्रबंध शक्ति, इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति इसको महत्व देगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग कहते हैं कि शक्ति व्यक्ति के ज्ञान के द्वारा भी बढ़ाई जा सकती है। नंबर 2 आता है संगठन। संगठन देखो, एक पुरानी कहावत भी है, संगठन में शक्ति है। और जहां संगठन नहीं है, जहां बिखरे हुए हैं, आपने देखा होगा भारत के अंतर्गत, अमेरिका के अंतर्गत फेडरल सिस्टम है, राज्यों का संघ, और संघ एक शक्ति का प्रतीक होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जब एक व्यवसाय के सदस्य संगठन बना लेते हैं, जैसे फिक्की है, ऑल इंडिया मजदूर यूनियन है, अखिल भारतीय परिषद है, आपके उद्योग संघ है, व्यापार संघ है, फिक्की है, तो ये क्या है, छोटे छोटे संघ है। और ये संघ जैसे राज्यों के ऊपर भारत है, अमेरिका है, तो इसके द्वारा भी शक्ति प्राप्त की जा सकती है, संगठन के द्वारा। नंबर 3 आता सत्ता। देखिए शक्ति तो है, लेकिन अगर सत्ता नहीं है तो शक्ति बेकार हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं शक्ति के बारे में, तो इस संगठन की जो विचारधारा है, जो दर्शन है, वो मूल रूप से शक्ति को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, और जो केंद्रीय मंत्री है, ये सब जो है शक्तिशाली मशीनरी है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ये शक्ति का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा बल प्रयोग करके शक्ति का अपने लीडरशिप के द्वारा उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो आता है बल प्रयोग, और बल प्रयोग का तात्पर्य यह है कि मूल रूप से सशस्त्र सेनाओं को प्रशिक्षण देना और सेना के द्वारा शक्ति को बढ़ाया जाना। नेक्स्ट आता आर्थिक साधन। आर्थिक साधन भी शक्ति का बहुत बड़ा साधन है, और जिस राष्ट्र के पास में आर्थिक साधन बहुत अधिक होते हैं, वो मूल रूप से आर्थिक नीति के द्वारा भी शक्ति को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आता है शस्त्रों का नियंत्रण। जिस व्यक्ति के पास शस्त्र होते हैं वो अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। बल शक्ति, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इस तरह से हम लोग देखते हैं शक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है करिश्माई शक्ति, आकर्षक व्यक्तित्व। मैं अभी भाषण दे रहा हूं क्लास के अंदर बच्चों, और यहां पर करिश्मा कपूर आ जाए, ऐश्वर्या राय आ जाए, सब लोग उधर चले जाएंगे। तो व्यक्ति के अंतर्गत एक करिश्माई शक्ति भी होती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह हम लोग देखते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आर्थिक शक्ति जो है, इसके द्वारा भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों सत्ता। सत्ता क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑथोरिटी? सत्ता बायर स्टेट ने कहा है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संसदात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। सत्ता क्या है? सत्ता मतलब कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करना और उसका प्रयोग करना। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, सत्ता के बारे में हम लोग देखें तो सत्ता एक शरीर की आत्मा होती है, जो जिसे हम आधुनिक युग में कहते हैं सॉवरेंटी, संप्रभुता। और ये मूल रूप से शक्ति, सत्ता और प्रभाव, इसके अंतर्गत सत्ता का सबसे बड़ा औचित्य होता है। मैं ये कहूंगा कि समाज विज्ञान के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय ज्ञान कोश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो मूल रूप से शक्ति के अंतर्गत सत्ता के द्वारा हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है सत्ता मूल रूप से संप्रभुता, यानी कि कानूनी रूप से जिसको मान्यता है उसका संचालन करना। अब आता है सत्ता के स्रोत या प्रकार। देखिए एक आती है परंपरागत सत्ता, जैसे राजा है, राजा का बेटा ही राजवंश का राजकुमार राजा बना, दादा है, दादा की चाबी जो है तिजोरी की वो बेटे को दे दी, तो ये क्या है?
परंपरागत सत्ता। जैसे कोई मान लीजिए स्टूडियो चला रहा है, उसके पिताजी ने चलाया और अब बेटे को दे दी सत्ता, तो बेटा क्या हुआ, उसका परंपरागत सत्ता का प्रयोग कर रहा है। नंबर 2 पर आता है वैधानिक सत्ता। वैधानिक सत्ता का तात्पर्य यह है कि जो कानूनी रूप से जिनको मान्यता है, जैसे आरटीओ है, रोड पर चल रहा है और आपसे लाइसेंस मांगता है, तो उसके पास में क्या है, सत्ता है। लेकिन कोई रोड चलता हुआ व्यक्ति ये कह देगा अपना लाइसेंस बताओ, तो वो नहीं है। नंबर 3 आता है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता का तात्पर्य यह है, जैसे मैं स्पीच दे रहा हूं और मैंने आपको एग्जाम्पल देते देते मेरे पास में कोई सत्ता नहीं है, लेकिन बाजार के अंदर कोई डमरू बजा रहा है और वो डमरू बजाते बजाते जादू बता रहा है और जादू के कारण सब लोग 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या हुई, करिश्माई सत्ता। ट्रेन से उतरती है, प्लेन से, और ऐश्वर्या राय आ रही है, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये क्या है, करिश्माई सत्ता। तो सत्ता का मतलब कोई कानूनी रूप होना नहीं है, सत्ता का मतलब करिश्माई सत्ता भी हो सकता है। अर्थात सत्ता के जो मूल आधार है वो विश्वास, एक रूपता, दबाव और वैधानिकता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति और सत्ता दोनों आपस में बैलेंस हुए, चेक एंड बैलेंस। शक्ति के बिना सत्ता अधूरी है और सत्ता के बिना शक्ति अधूरी है। ये दोनों मिलकर के ही राजनीतिक व्यवस्था के सिस्टम को मूल रूप से संचालित कर सकते हैं। थैंक यू।